28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर और दूसरे रहबर आला आयतुल्लाह खamenei की शहादत के 19 दिन बाद उन्हीं के दस्ते रास्त और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है और उनकी शहादत के बाद मुज़ाकरात का बाब मुकम्मल तौर पर खत्म दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान ने इजराइल से अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान करते हुए नए मिसाइलों से तेल अवीव और दीगर इलाकों पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि इजराइल पर 100 से जायद मिसाइलों से हमला किया गया है और इन हमलों में 200 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पिशकियां और ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने कहा है कि लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरान का जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर फैसला कौन और इंतहाई शदीद होगा, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी और बसिज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम तरीन सियासी शख्सियात में शामिल थे। खamenei के करीबी मुशीर, ईरान इराक जंग में बतौर कमांडर कम अज कम 3 बार सदारती उम्मीदवार, 12 साल तक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे, जबकि अली लारिजानी ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकराती टीम के सरबराह भी रहे। अली लारिजानी का कत्ल अमरीकी FBI की तरफ से ईरान की अहम शख्सियात से मुतल्लिक मालूमात देने वालों को 1 करोड़ रुपए देने के ऐलान के 3 दिन बाद हुआ है। अहम बात यह है कि जिस वक्त अली लारिजानी का नाम लिस्ट में शामिल किया गया तो उन्होंने एक्स पोस्ट पर हजरत इमाम हुसैन का यह कॉल लिखा कि मैं मौत को सआदत के सिवा कुछ नहीं समझता और जालिमों के साथ जिंदगी को जिल्लत के सिवा कुछ नहीं समझता। FBI लिस्ट में ईरान के रहबर आला मुश्तबा खamenei, सुप्रीम लीडर ऑफिस में डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, डायरेक्टर मिनिस्टर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इस्माइल खतीब अली असगर हज्जाजी, सेक्रेटरी डिफेंस काउंसिल, सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल यायार रहीम, मिलिट्री ऑफिस चीफ, वजीर दाखिला ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी समेत 10 अहम शख्सियात को लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि आज इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को भी हलाक कर दिया गया है। अभी तक ईरान ने इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया। अलबत्ता इस्माइल खतीब अली लारिजानी के अलावा वो दूसरी शख्सियत थे कि जिनसे मुतल्लिक मालूमात देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया गया था। ईरान के कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी की शहादत की ईरानी हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। नीम फौजी फौज बसिज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी अमरीका इजराइल हमलों में शहीद हो चुके हैं। लारिजानी की शहादत का दावा सबसे पहले इजरायली वजीर दिफा इजराइल कैट्स की जानिब से सामने आया। कैट्स ने अपनी वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा कि मुझे अभी चीफ ऑफ स्टाफ ने आगाह किया है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारिजानी और ईरानी फौज बसीज के सरबराह को गुज़िश्ता रात मार दिया गया है। इसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने भी अली लारिजानी की वफात की तस्दीक करते हुए कहा कि शोहदा की पाक रूहों ने खुदा के नेक बंदे शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की मदर रूह को अपने साथ मिला लिया है। ईरान और इस्लामी इनकलाब की तरक्की के लिए उम्र भर जद्दोजहद के बाद वो बिलाखिर अपनी दरीना ख्वाहिश को पहुंचे, निज़ाए इलाही पर लब्बैक कहा और खिदमत की महाज पर इज्जत के साथ शहादत का रुतबा पा लिया। लारिजानी के एक्स अकाउंट से भी ये पैगाम जारी कर दिया गया है कि ए अजीज कौम और ईरान के लोगों, खुदा का एक बंदा शहीद होकर अपने रब से जा मिला है। 67 साल अली लारिजानी को उस वक्त अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद किया गया जब वो तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाके में अपनी बेटी से मुलाकात करने गए थे। अली लारिजानी के जिन्हें एक प्रैग्मेटिस्ट के तौर पर देखा जाता था, सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत के बाद ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक बनकर सामने आए थे। वो सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत के बाद ईरान की सबसे बाअसर तरीन शख्सियत माने जाते थे। सुप्रीम लीडर के बाद ये ईरान के सबसे आला ओहदे के हामिल शख्स की शहादत है। लारिजानी कई दिहाइयों तक ईरानी निज़ाम का एक पुरसकून और अमलियत पसंद चेहरा रहे। वो ऐसे शख्स थे नाजरीन कि जिन्होंने 18वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट समेत सियासत और इस्लामी अलूम पर कई किताबें लिखी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और पार्लियामेंट के स्पीकर रहे। अली लारिजानी ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीका से मुज़ाकरात में भी पेश रहे। 1994 से 2004 के 10 सालों में लारिजानी ईरानी रियासती नशियाती इदारे के सरबराह भी रहे और इस अरसे में अगरचे वो बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं रहे, लेकिन मुज़ाकरात के पसे पर्दा मदद फराहम करने वालों में सरे फहरिस्त होते थे। अली लारिजानी ने 3 बार ईरान के सदारती इंतखाब में भी हिस्सा लिया। 2005 में सदारती इंतखाब हारने के बाद उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया और फिर चीफ न्यूक्लियर मुज़ाकरातकार की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। वो मगरिब के साथ जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकरात में मरकजी शख्सियत बन गए। अली लारिजानी ने सौदे पर होते हुए
ईरान की सिक्योरिटी पॉलिसी, जोहरी मुज़ाकरात और दाखिली और खारजी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा किया। साल 2015 में जब वो पार्लियामेंट के स्पीकर रहे, उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की पार्लियामान से मंजूरी हासिल की। सबसे कलीदी किरदार अदा किया इस पूरे अमल में ये वो बैनुल-अक़वामी जोहरी मुआहिदा था नाज़रीन कि जिसके तहत ईरान ने 6 बड़ी ताकतों अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के साथ अग्रीमेंट किया। इस मुआहिदे के तहत ईरान की जोहरी सरगर्मियों को महदूद करना, यूरेनियम की इनरिचमेंट को कम करना, जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल को तस्लीम करना और रिएक्टर और स्टोरेज पर बैनुल-अक़वामी IAEA को ये हक दिया गया कि वो ईरान के प्लांट्स का मुआयना करे और इसके बदले में ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों में नरमी हासिल करना, ये सब कुछ शामिल था। इस मुआहिदे को ईरान के जोहरी मसले का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक सोल्यूशन समझा जाता था और इसकी ईरानी पार्लियामेंट से मंजूरी लेने में अली लारिजानी ने शब रोज एक कर दिए। बतौर स्पीकर अली लारिजानी का दाखिली और खारजी पॉलिसी, सिक्योरिटी मामलात और इक्तिसादी हालात से मुतल्लिक कानून साजी में मरकजी किरदार रहा। अगस्त 2025 में उन्हें दोबारा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। ईरान में यह सबसे आला सिक्योरिटी ओहदा माना जाता है। अली लारिजानी ने मुल्की सिक्योरिटी और दाखिली कंट्रोल के साथ साथ बसीज और IRGC के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए। अमेरिका और इजराइल के शदीद दबाव के बावजूद दाखिली हिकमत अमली की डट कर क़यादत की। ईरान की दाखिली और खारजी हिकमत अमली को सख्त मौक़िफ़ पर इस्तवार किया और ईरान पर हमले से पहले आलमी ताकतों से होने वाले मुज़ाकरात और डायलॉग में भी गैर रस्मी किरदार अदा किया। ओमान के जरिए सालिसी मुज़ाकरात में भी आप शामिल रहे, लेकिन जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया, उसके बाद अली लारिजानी का लबो लहजा मजीद सख्त हो गया। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को लेकर और फिर फौजी दिफा के हवाले से अली लारिजानी अमेरिका और इजराइल के लिए सगीर शख्सियत वाक़ हुए। अमेरिकी और इजराइल हमलों के बाद उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा कि अमेरिका और सेहोनी हुकूमत ने ईरानी कौम के दिल को आग लगा दी है, हम भी उनके दिलों को जला देंगे। हम सेहोनी मुजरिमों और बेशरम अमरीकियों को अपने इक़दामात पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के बहादुर सिपाही और अजीम कौम जालिम ताकतों को एक नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएगी। अली लारिजानी ने अमरीकी सदर के बारे में यह भी कहा कि ट्रंप ने इजराइल के दबाव और इजराइल के मुफादात की वजह से अमरीकी पॉलिसी को कंट्रोल होने दिया है। सदर ट्रंप इजरायली जाल में फंस चुके हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ आज सदर ट्रंप के अपने इंटेलिजेंस चीफ भी तस्लीम करते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। अली लारिजानी सुप्रीम लीडर खamenei की शहादत के बाद ईरान की 3 रुकनी अबूरी काउंसिल के साथ भी अहम किरदार अदा करते रहे। अली लारिजानी और उनका खानदान ईरान की सियासत, अस्करी पॉलिसियों, खारजी और दाखिली मामलात में इस कदर इन्फ्लुएंशियल और असरअंदाज था कि टाइम मैगजीन ने 2009 में इस खानदान को ईरान के कैनेडी करार दिया था। उनके वालिद मिर्जा हाशिम एक मुमताज आलिम दीन थे और उनके भाई भी ईरान की अदलिया और मजलिस खबरगान में अहम ओहदों पर फाइज रहे। अली लारिजानी अपने कई अहम असरों के बरक्स सिर्फ मजहबी तालीम तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जदीद अलूम पर भी अबूर हासिल किया और उनके करियर का असल महवर सियासत रहा। और अगरचे उनकी पूरी जिंदगी मुज़ाकरात और हल निकालने से इबारत थी, मगर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद उनका रवैया बदला। 13 मार्च को तेहरान पर शदीद बमबारी के बावजूद वो सदर पेजिशकियां के साथ यौम अल-कुद्स रैली में शरीक हुए और मज़ामतकार बनकर सामने आए। अपने आखिरी पैगाम में भी उन्होंने मुस्लिम उम्मह पर तंकीद करते हुए कहा कि अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। अमरीकी महकमा खारजा ने उनकी गिरफ्तारी या मालूमात देने पर $10 मिलियन का इनाम रखा। लारिजानी ईरान की सिक्योरिटी, फौजी और सियासी निज़ाम के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते थे। उनकी मौत के बाद ये पुल मुनहद्दिम हो चुका है और इसे ईरान का बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है, गो कि ये अमरीका का भी उतना ही बड़ा नुकसान है। बिकॉज व्हेन द टाइम कम्स टू नेगोशिएट, टू टॉक, इफ यू डू नॉट हैव द पीपल टू टॉक टू, the so-called moderates, the so-called educated people, the so-called people who are willing to listen and talk and negotiate, तो ये अमरीका का भी बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी शहादत ईरान की फैसला साजी और हिकमत अमली पर गहरे असरात डालेगी। वो ईरानी कौम को बंद गली से निकालने का हुनर खूब जानते थे, मगर अब ईरान के लिए लारिजानी का मुतबादिल तलाश करना शायद इतना आसान नहीं होगा। बट एज वी स्पीक द regime is as strong as ever and continuing. अली लारिजानी की शहादत से यह भी वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल ईरानी इंतजामिया में हर उस शख्स को निशाना बनाएंगे कि जो मुज़ाकरात की जानिब माइल होगा।
برطانوی اخبار دی گارڈین نے علی لاریجانی کے قتل کو آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے زیادہ بڑا واقعہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ لاریجانی ایرانی سیاست کے مضبوط محور تھے اور عالمی منظرنامے بالخصوص چین اور روس میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ دی گارڈین کے مطابق لاریجانی کا قتل جنوری 2020 میں پاسداران انقلاب کے سربراہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ لاریجانی کے قتل سے نیتن یاہو نے ٹرمپ کی ممکنہ جنگ بندی کے لیے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جسے عبور کرنا بہت زیادہ مشکل عمل ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ ایران میں جس ڈیلچی روڈریگو کو ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید علی لاریجانی بن سکتا تھے، مگر اب ان کو قتل کرنے کے بعد ایران میں کوئی ایسی شخصیت شاید موجود نہیں کہ جو امریکہ کو قابل قبول ہو، اور اس قتل کا نقصان امریکہ کو بھی اتنا ہی ہوگا کہ جتنا ایران کو۔ دی گارڈین کے مطابق جب خامنئی کو قتل کیا گیا تو وہ فوراً ٹیلی ویژن پر ان لوگوں کے لیے نمودار ہوئے کہ جو اس بات سے فکر مند تھے کہ ایران کے پاس جنگی حکمت عملی نہیں ہے۔ علی لاریجانی نے ایرانی قوم کو اس مشکل وقت میں ایک تسلی بخش اور متوازن قیادت پیش کی۔ تمام تر جبر کے باوجود علی لاریجانی وہ شخصیت تھے کہ جو سخت گیر عناصر کو قابو میں رکھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ امریکی پروفیسر رابرٹ اے پیپ کا یہ ماننا ہے کہ ایران نے وہ حاصل کر لیا ہے کہ جس سے امریکہ اسے دہائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ دی اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ غلطی پر غلطی بھی کر رہے تھے۔